हेलो एवरीवन, मैं अशोक वर्मा। नमस्कार। एएमबी केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत। आज जो चैप्टर है वो हेलो एल्केन और हेलो एरीन का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले मैं इस चैप्टर से संबंधित काफ़ी वीडियो मैं डाल चुका हूँ, लगभग 4 वीडियो मैंने डाली हैं, पर वो मैंने इस चैप्टर को एक्सप्लेन उसमें नहीं किया है। उसमें डायरेक्ट मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं, उन क्वेश्चंस को भी आप देखिएगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, पर मैं आज स्टेप टू स्टेप मैं इस चैप्टर को आपको पढ़ाऊँगा। और मैं समझता हूँ कि अगर आप कॉपी पेंसिल लेकर के बैठेंगे तो ज़रूर ही इस चैप्टर की हर चीज़ आपको समझ में आएगी। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। हेलो एल्केन और हेलो एरीन। पहले मैं बात करूँगा हेलो एल्केन की। देखिएगा, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है। हेलो मीन्स हेलोजन, यहाँ पर हेलोजन है बेटा, ये हेलोजन। और एल्केन का मतलब तो आप जानते ही होंगे, फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा। नहीं जानते होंगे तब भी मैं थोड़ा बहुत यहाँ जरूर बताऊंगा। हेलोजन कौन कौन से, इसको सिंबल, एक सिंबल से हेलोजन को डिनोट करते हैं बेटा एक्स। जहां कहीं भी एक्स वर्ड आपको लिखा हुआ नजर आ जाए तो समझ लेना कि वो हम हेलोजन की बात हम कर रहे हैं। अब ये कौन कौन से एक्स हो सकते हैं, हेलोजन कौन कौन से हो सकते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। वो क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, और फ्लोरीन आपका हो सकता है। यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन एक्स की जगह कुछ भी इनमें से हो सकता है। वो सारे के सारे एक्स है, नहीं सारे सारे हेलोजन्स है। पहली बात। दूसरी बात, एल्किन क्या है, एल्केन हम कैसे पहचानेंगे ये एल्किन का कंपाउंड बनेगा। इसका जनरल फॉर्मूला आप थोड़ा याद कर लीजिएगा। वो फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगर मैं n की वैल्यू 1 लगा दूं तो पहला कंपाउंड आपका आ जाएगा, यानी कि C1H2 × 1+2, तो C1H2+2 यानी कि C1H4, 1 को 1 हम रहने देते हैं, CH4 हम लिख सकते हैं। तो पहला कंपाउंड हमारे पास एल्केन का CH4 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो एन, ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। वहां से हम पहला कंपाउंड एल्केन का उठा लेंगे। तो पहला कंपाउंड एल्केन का हमारे पास CH4 आ गया। दूसरा कंपाउंड एन की वैल्यू 2 लगा दो, या फिर जो पहला निकाला है उसमें आप CH2 ऐड कर दीजिए, उसमें जोड़ दीजिए, तो दूसरा आपका आ जाएगा। देखिए मैं इसमें ऐड कर देता हूँ CH2, तो C2H6 हो जाएगा, दूसरा कंपाउंड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब तीसरा अगर मुझे निकालना है, या तो इसमें n की वैल्यू 3 लगाओ तब आप पा जाएगा, या फिर इसमें CH2 ऐड कर दीजिए, यानी कार्बन 1 बढ़ा दीजिए और हाइड्रोजन के 2 बढ़ा दीजिएगा। तो कहानी कुछ आपको ये नजर आएगी, C3H6H8 हो जाएगा। चौथा निकालना हो तो बेटा C4H10 हो जाएगा। इस तरीके से 5 में निकालना हो तो C5H12 आपको नजर आ जाएगा। तो ये एल्केन है सारे के सारे, और ये हेलोजन है सारे के सारे। तो इस तरीके से इन दोनों को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, प्रतिस्थापित करें, अगर एल्केन पर हम अटैक करें किसी भी हेलोजन को, उसके बाद में एल्केन का एक H निकल जाएगा और एक हेलोजन उस पर जुड़ जाएगा, तो उससे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन क्रिया। तो उन्हें हम कहते हैं हेलो एल्केन। तो समझ में आ गई बात। हेलो मतलब हेलोजन, एल्केन माने ये एल्केन मैंने बता दिया। अब एल्केन पर हमें हेलोजन अटैक करना है, तब हमारे पास हेलो एल्केन आएगा। वो देखिए कैसे करना है मैं आपको यहाँ बताता हूँ। चलिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्लियर हो जाएगा, समझ में सब कुछ आएगा। देखिएगा मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ बेटा। चलिए, बहुत ही ज़्यादा जीरो से मैं लेके चल रहा हूँ इस चैप्टर को, बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा। और बेसिक से जब मैं लेके चलूँगा, क्योंकि हमारे जितने भी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, मैं CBSE की बात नहीं करता हूँ क्योंकि उसमें तो थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम आ जाता है, तो इंग्लिश मीडियम की बात नहीं है, पर यूपी बोर्ड में बच्चे थोड़ा सा इन्हीं से, जो हमारे ग्रामीण अंचल के हैं, जो डायरेक्ट मेथड को, प्रोसेस को समझ नहीं पा रहे हैं, मैं खासतौर से उन बच्चों के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ, ताकि जो मेरे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे का मतलब ये है कि जो उनकी मेमोरी बिल्कुल इतनी डेवलप नहीं, जिन्होंने हाई स्कूल तक ज़्यादा केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है, वो बच्चे भी इस केमिस्ट्री को मेरे चैनल के माध्यम से सीख पाएंगे। मैं ऐसी वीडियो को बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिएगा, हेलो एल्केन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं पहला कंपाउंड हमारे पास एल्केन का था CH4, एल्केन का था। दूसरा कंपाउंड मैंने निकाला था C2H6, तीसरा कंपाउंड मैंने निकाला था C3H8। या तो
उस फॉर्मूले में CnH2n+2 में n की वैल्यू 1 2 3 लगा देना, या फिर एक निकालने के बाद में CH2 उसमें जोड़ देना, दूसरा आपका आ जाएगा, फिर उसमें CH2 जोड़ देना, तीसरा आ जाएगा। ऐसे करके आप कंपाउंड निकाल पाएंगे। तो हेलो एल्केन क्या होते हैं, यानी कि हेलो एल्केन जो भी है आपका, ये आपका एल्केन का कंपाउंड है पहला, ये आप देख पा रहे हैं, ये पहला कंपाउंड एल्केन का है। अगर मैं इस पर हेलोजन अटैक करता हूँ, यानी कि क्लोरीन ही मैं अटैक करता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या होगा, एक H यहाँ से निकल जाएगा, एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा, तो कुछ कहानी कुछ ये नजर आएगी आपको, इस तरीके से आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर Cl प्लस एक H जो निकला, एक Cl यहाँ बचा, HCl, तो हम इसे कहते हैं हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। और वो कौन सा हेलो एल्केन है? मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड इसका नाम है। इस तरीके से हम आपको बता सकते हैं। अगर मैं मेथेन से हेलोजन, अगर मैं एथेन से करूं बात, तो एथेन का मतलब है 2 कार्बन वाला, यानी C2H6 वाला, कार्बन 2 बनाइए, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 और आपका 6 हाइड्रोजन, जैसे। और क्लोरीन अटैक कहीं से भी H निकाल लीजिए आप, सब कुछ मैंने अगर यहाँ से H निकाल दिया तो कहानी कुछ ये आपको नजर आएगी, H H H सिंगल बॉन्ड C H H और सिंगल बॉन्ड Cl और प्लस H। तो ये भी आपका हेलो एल्केन ही है, यानी कि क्लोरोमेथेन है, यानी कि इथाइल क्लोराइड है, और ये वाला मिथाइल क्लोराइड है, यानी इसका नाम इथाइल क्लोराइड है। सिंपल नेम की मैं बात कर रहा हूँ, आईपीसी नेम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आईपीसी तो क्लोरो एथेन होगा। पर आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर हेलो एल्केन क्या होते हैं, एल्केन पर हम हेलोजन अटैक करेंगे, अटैक करने के बाद में एल्केन का एक H निकल जाएगा और एक हेलोजन उस पर जुड़ जाएगा, उसे हम कहते हैं हेलो एल्केन। और एक चीज और भी ध्यान रखना, अगर आपसे कोई ये पूछे कि भैया हेलो एल्केन पर संकरण कौन सा होता है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, तो आप बड़े आराम से बता देना कि सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन इस पर होता है। अब वो कैसे निकाला मैंने, वो और समझ लीजिएगा। निकालने का तरीका क्या है, मैं अगर इस कंपाउंड पे हाइब्रिडेशन निकालूं तो कार्बन को देखूंगा, आप कार्बन का निकाल रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, तो आप ये देखिएगा इस कार्बन से कितने एटम अटैच हैं, इस कार्बन से कितने एटम अटैच हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4, 4 एटम इस कार्बन से अटैच हैं। 4 एटम का मतलब है एक S है और बचे 3 P के हैं, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का है। अगर हेलो एल्केन में कार्बन की हाइब्रिडेशन होगा तो वो sp3 होगा हमेशा। अगर मैं इस एल्केन में बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा हाइब्रिडेशन, इस कार्बन की बात करूं देखो बेटा कितने एटम अटैच हैं, 1 2 3 4 एटम है, तो यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडेशन ही होगा। इसकी अगर बात करूं तो हमारा चैप्टर ये है, हमें हेलो एल्केन में कार्बन पर हाइब्रिडेशन पूछ सकता है एग्जामिनर कि हेलो एल्केन में कार्बन पर कितना हाइब्रिडेशन होगा, आपको बताना है sp3 होगा। निकालने का प्रोसेस क्या है, जिस कार्बन का हमें हाइब्रिडेशन निकालना है उस कार्बन पर ये काउंट कर लीजिए कितने एटम अटैच है, 4 एटम अटैच हैं, तो इसका मतलब 4 का मतलब एक S का हो गया, 3 P की हो गई, sp3 हो। और 3 एटम अटैच होते, एक S का हो जाता, P के 2 हो जाते, sp2 हो जाता। वो भी मैं बताऊंगा, sp2 भी है। हेलो एल्केन की जब मैं बात करूंगा वहाँ पर sp2 आता है, क्यों आता है वो मैं यहाँ पर बता दूंगा आपको। चलिए ये तो हो गया हेलो एल्केन क्या होता है, एक ऐसा कंपाउंड एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल दें और उस पर एक हेलोजन चिपका दें, चिपकाने के बाद जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो हेलो एल्केन कहलाएगा। ये तो कहानी है हेलो एल्केन की। और इस पर जो संकरण होगा, इस पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। ये भी हमको बात समझ में आ गई सर। आगे की मैं बात करता हूँ, हेलो एरीन क्या होता है उस पर मैं बात करता हूँ। ये तो हेलो एल्केन में तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की मैं बात कर रहा था, जबकि हेलो एरीन में मैं बात करूंगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। तब जहां पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यूज होंगे वहां पर हेलो एरीन का नाम आएगा, जहां पर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यूज होंगे वहां पर हेलो एल्केन का नाम आएगा। चलिए मैं बात करता हूँ हेलो एरीन की। इसकी बात कर रहा हूँ बेटा, हेलो एरीन की मैं बात करता हूँ, हेलो एरीन की मैं बात करता हूँ। तब क्या कहानी होगी, हेलो मीन्स हेलोजन यानी X होगा, एरीन मीन्स, एरीन का मतलब है एरोमेटिक कंपाउंड, एरीन का मतलब है बेटा एरोमेटिक, क्या है
एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक यौगिक आप हिंदी में आप कंपाउंड आप पढ़ सकते हैं आराम से। अब एरोमेटिक क्या होता है वो आप समझ लीजिए। रिंग होगी, एलिफेटिक में रिंग नहीं होती है, बस इतना अंतर दोनों के बीच में। उसमें कार्बन ओपन चेन में होते हैं या ब्रांच चेन में हो सकते हैं, पर एरोमेटिक में कार्बन तो होंगे पर वो कार्बन रिंग के अंदर होंगे। जैसे कम से कम 6 कार्बन तो होने ही चाहिए। ये देखिए आप, ये आपका 6 कोने बना दिए, हर कोने पे कार्बन आपको दिखाई देगा, हर कोने पे कार्बन आपको दिखाई देगा। यहाँ भी बना देता हूँ, हर कॉर्नर पे आपको एक एक एच दिखाई देगा। सिंगल बॉन्ड द्वारा मैं अटैच कर देता हूँ, चलिएगा ये मैंने यहाँ अटैच कर दिया। अब इस रिंग के अंदर 3 सिंगल बॉन्ड मुझे बनाने हैं, 3 डबल बॉन्ड बनाने हैं। ये ध्यान रखना उनमें एक का डिफरेंस होना चाहिए, एक का अंतर उसके अंदर होना चाहिए। अगर मैं यहां लगा देता हूं डबल बॉन्ड तो इस कार्बन को छोड़ देना, फिर मैं यहां लगा दूंगा, इसके बाद फिर इसको छोड़ देना, फिर मैं यहां लगा दूंगा। तो एक के अंतर के बाद यानी अल्टरनेटली अरेंजमेंट में आपको बेंजीन रिंग नजर आ रही होगी, तो उसे हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, ये बेंजीन है। अगर मैं इसकी क्रिया क्लोरीन से करूँ यानी हेलोजन से करूँ तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हेलोएरिन में कहूंगा। कहीं से भी एच निकाल लीजिए, कोई सा भी एच निकाल लीजिए, कोई भी Cl जोड़ देना। तो अगर मैं ये एच निकालता हूं तो कहानी कुछ ये नजर आएगी आपको इस तरीके से। हर कोने पर कार्बन है इस तरीके से और हर एक पे एच है। यहाँ मैंने एच लगा दिया और एक एच निकाल दिया मैंने, वहां Cl जोड़ दिया और यहाँ बॉन्ड लगा दिया, इसको छोड़ दिया, इस पे बॉन्ड लगा दिया, इसको छोड़ दिया, इसको बॉन्ड मतलब एक के अंतर के बाद बॉन्ड लगा दिया। अब एक एच बचा, एक Cl बचा प्लस HCl, ये कहानी इसकी होगी। तो ये इस तरीके से प्रोडक्ट आपके बनते हैं। बहुत जीरो से मैं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल जिसने केमिस्ट्री कभी छुई नहीं है वो बच्चा भी अगर केमिस्ट्री का इस चैप्टर को पढ़ेगा तो मेरी बात को बड़े आराम से समझ पाएगा कि हेलोएल्केन क्या होते हैं और हेलोएरिन क्या होती हैं। हेलोएरिन में बेंजीन रिंग की बात आएगी, एरोमेटिक कंपाउंड की बात आएगी, और हेलोएल्केन में रिंग की बात नहीं होगी, केवल खुली हुई चेन होगी। कार्बन एटम होंगे यानी कि कार्बन जो एटम होंगे इस तरीके से आपको खुली हुई चेन मिल सकते हैं। एक कार्बन तो कोई बात ही नहीं, 2 के लिए 3 के लिए, तो कितने भी कार्बन होंगे वो कार्बन बंद नहीं होंगे, खुले ही फॉर्म होंगे, ब्रांच फॉर्म होंगे। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। अब आती है कि भाई हेलोएरिन में संकरण कौन सा होगा, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, वो मैं बात करूंगा। देखिए बेटा, अगर मैं इस कार्बन पर निकालूं हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, हर कार्बन पर मैं निकाल सकता हूँ, पर मैं बात इसकी कर रहा हूँ, तुम और भी निकाल लेना। इस कार्बन कितने एटम अटैच हैं, इस कार्बन पर दो, एक एटम ये अटैच है कार्बन, एक ये रहा, एक ये रहा, तो 3 ही एटम अटैच हैं। कितने एटम अटैच हैं? 3 ही एटम अटैच हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो मैं अब 3 एटम की बात करूं तो S का 1 हो जाएगा, P के 2 हो जाएंगे। तो हमेशा हेलोएरिन में जो संकरण होगा, कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा वो sp2 होगा, और हेलोएल्केन में जो होगा वो sp3 होगा। ये बात ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। हेलोएल्केन जो होगा उस पर कौन सा संकरण पाया जाएगा, यानी इस पर कौन सा हाइड्रोजन होगा, और हेलोएरिन जो होगा उस पर कौन सा हाइड्रोजन होगा, कौन सा संकरण होगा। तो इस तरीके से आप दोनों के बारे में, ये चैप्टर की स्टार्टिंग है, अभी चैप्टर शुरू भी नहीं हुआ है, पर आपको भी ये पता होना चाहिए हेलोएल्केन क्या होता है और हेलोएरिन होता क्या है। अब इस चैप्टर की जरूरत, अब बात ये नहीं है कि हमें ये चैप्टर शुरू हम कर रहे हैं, हेलोएल्केन और हेलोएरिन तो समझ में आ गई, आखिर ये इस चैप्टर की जरूरत क्या पड़ी पढ़ने की। इस चैप्टर को हमें कुछ ना कुछ, ये चैप्टर हमें सिखाता है, कुछ ना कुछ तो ये हमें देता होगा, जिसकी वजह से इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत पड़ी। वो वजह क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। मैं यहाँ से आपको इस चैप्टर की स्टार्टिंग करता हूँ। देखिएगा, इसको चैप्टर को जरूरत पड़ी हमें पढ़ने के लिए, तो इसमें कोई विशेष बात तो है भाई, पढ़ना है, हमें पढ़ना है इस चैप्टर को, तो कुछ ना कुछ तो विशेष बात है ही है। एक आपने शब्द सुना होगा शायद, क्लोरमफेनिकॉल। क्लोरमफेनिकॉल एक वर्ड सुना होगा, किलोग्राम। मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, थोड़ा सा क्लोरमफेनिकॉल। फेनिकॉल एक वर्ड सुना होगा, आखिर ये वर्ड ही नहीं है, ये एंटीबायोटिक का नाम है क्लोरमफेनिकॉल। और इसमें क्लोरीन है,
तो आप जानते हैं क्लोरीन हेलो एल्कीन का ही हिस्सा है, हेलो एरीन का ही हिस्सा है क्लोरीन। भाई क्लोरीन का यूज हुआ, हेलो एल्कीन में भी हेलोजन का यूज हो रहा है, हेलो एरीन में भी हेलोजन का यूज हो रहा है, यानी किसी कहीं ना कहीं तो हेलोजन का यूज हो रहा है, और क्लोरोफेनिकोल में भी हेलोजन है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस चैप्टर से ये चीज़ लिंक है, इसीलिए हमें थोड़ा पढ़ना पड़ा। और क्लोरोफेनिकोल एक एंटीबायोटिक का नाम है, और इस एंटीबायोटिक का यूज होता है टाइफाइड, एक बहुत खतरनाक बीमारी है, बुखार आता है, फीवर जो आपको होता है टाइफाइड, उसमें यूज होता है टाइफाइड में इसका यूज होता है। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें क्लोरीन है यानी इसमें हेलोजन है, तो टाइफाइड में इसका यूज बहुत बड़ा होता है। और एक मलेरिया में होता है क्लोरोक्वीन, दूसरा आपको मिल जाएगा वर्ड क्लोरोक्वीन, ये मलेरिया में यूज होता है, मलेरिया में इसका यूज होता है क्लोरोक्वीन का। और मलेरिया और टाइफाइड तो आप जानते हैं कितनी खतरनाक बीमारी है। टाइफाइड और मलेरिया खतरनाक बीमारी तो नहीं है। इन सब दोनों बीमारियां लगभग, मैं सबकी तो नहीं कह रहा, जिनका बॉडी स्ट्रक्चर या ये कह जिनमें एनर्जी ज़्यादा है, जो अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखे हुए हैं लोग, उनकी तो मैं बात नहीं कर रहा, पर ये मलेरिया टाइफाइड अक्सर होता रहता है। तो मलेरिया टाइफाइड में देखो यहाँ से यहाँ पर भी क्लोरीन है और यहाँ पर भी क्लोरीन है, तो इन दोनों मेडिसिन का यूज इस चैप्टर से लिंक ही रखता है, इसीलिए हमें इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत पड़ी। और बहुत सारी चीज़ें हैं, एक आपको आता है बेहोश करने के लिए, जब कोई भी सर्जरी होती है, उस सर्जरी में हम बेहोश करते हैं, उसका भी बहुत बड़ा जो थायरॉक्स, एक हेलोथीन ये एक ऐसा मेडिसिन है, जब सर्जरी होती है उस सर्जरी में बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि एनेस्थेटिक जिसके शब्द का यूज करते हैं बेहोश करने के लिए। अब बेहोश नहीं करेंगे और हमें कहीं से काटा जाएगा तो बहुत बड़ा पेन होगा, इसीलिए इसका यूज हम करते हैं। एक थायरॉक्सिन नामक डिसीज भी है, जिसकी कभी से घेंगा रोग होता है, जिसे गॉइटर भी कहते हैं, और इसमें आयोडीन होता है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सब हेलोजेंस है, और इस चैप्टर से सारे के सारी बातें लिंक रखती हैं, इसीलिए हमें इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब आपने इसका बेसिक पढ़ लिया है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने का पूरा सामान आपने तैयार कर लिया है। अब मैं इस चैप्टर को शुरू करता हूँ यहाँ से ये चैप्टर देखिए, अब तक जो तुमने पढ़ा उसमें जो समय तुमने, ये मत समझना कि हमारा समय बर्बाद हो गया। पहले 2-3 बातें आपको समझ में आई, हेलो एल्कीन क्या होता है, दूसरी बात समझ में आई हमारे पास हेलो एरीन क्या होता है, तीसरी बात समझ में आई आखिर इस चैप्टर को हमें पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी। मलेरिया में, टाइफाइड में, थायराइड जो हमारा रोग होता है, घेंगा जिसे हम कह सकते हैं, गॉइटर जिसे हम कह सकते हैं, उस रोग में भी इसका यूज होता है। आयोडीन उस वहाँ होता है, उधर क्लोरोक्वीन में क्लोरीन होता है, और आपका ये क्लोरोफेनिकोल में भी क्लोरीन होता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं तो हेलोजन का बहुत बड़ा रोल है, तो इस चैप्टर को हमें पढ़ना पड़ा। चलिए मैं इस चैप्टर को अब आगे की ओर बढ़ाता हूँ, ज़्यादा समय ना आपका ख़राब करते हुए। देखिए मैं और धीमे धीमे इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि आप बेसिक से पढ़ रहे हैं, आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं आए। डायरेक्ट चैप्टर को मैं शुरू करना नहीं चाह रहा था, अब मैंने अपनी भूमिका बना दी है, आगे की कहानी में अब शुरू करता हूँ। चलिएगा, अब आप सबसे पहले हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है हेलो एल्केन और हेलो एरीन का। क्लासिफिकेशन हमें समझ में आ गया, इस चैप्टर का हमें बेसिक समझ में आ जाएगा कि आखिर इस चैप्टर का क्लासिफिकेशन क्या है। और यहां से एक क्वेश्चन तो आता ही है, किसी भी एग्जाम्स में, यूपी बोर्ड में तो आने का चांसेस 100% ही है, पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी यहाँ से चांसेस बहुत ज़्यादा बनता है। क्लासिफिकेशन से बच्चे पढ़ते नहीं है, पर स्टार्टिंग यहीं से है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। आप एडिट डाल लीजिएगा। वर्गीकरण
हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वर्गीकरण क्या है। मैं डाल देता हूं हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। समझते जाना और वही भाषा को लिखना है जो मैं बोल रहा हूं। ज्यादा बड़ी डिटेल की किताबी भाषा आप ना पढ़ने की कोशिश करना, पर वो लैंग्वेज जो मैं बोल रहा हूं वही आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। मैं यहाँ लिखूंगा तो बहुत समय लगेगा, पर आप वीडियो को पॉज कर करके आप उसको लिख सकते हैं। और डायरेक्ट आप नहीं लिख पा रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा इत्मीनान के साथ। बिल्कुल भी कठिन चैप्टर नहीं है, सबसे सरल चैप्टर अगर आता है हेलो एल्केन और हेलो एरीन 12th क्लास की दृष्टि से सबसे सरल चैप्टर यही आता है। देखिएगा वर्गीकरण हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वर्गीकरण, इसको हिंदी में अनुवाद मैंने कर दिया है। अब वर्गीकरण कैसे करेंगे। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। मतलब हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इसको कैसे क्लासिफाई किया गया है, इसका हिंदी में कन्वर्जन है। ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम ना लिख करके आप लिख लें हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, इतना आप लिख लें। चलिए हेलोजन परमाणु संख्या के आधार पर बेटा क्या करेंगे, इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है मोनो हेलो एल्केन, मोनो पहला है बेटा ए पार्ट मान लो उसको, मोनो हेलो एल्केन। दूसरा है डाई हेलो एल्केन। तीसरा है ट्राई हेलो एल्केन। और भी बहुत सारे हैं, टेट्रा हेलो एल्केन बहुत सारे हैं, पॉली हेलो एल्केन। मैं बात इनकी 2 की कर रहा हूं, 3 की कर रहा हूं बस। अब देखिएगा मोनो हेलो एल्केन क्या होता है बेटा, हेलोजन एक ही हेलोजन अटैच हो, केवल एक हेलोजन अटैच हो, कुछ भी जोड़ लो यार, Cl Br जो भी तुम्हारा मन करे सो जोड़ लो। तो यहां पर केवल एक हेलोजन अटैच हो उसे हम कहते हैं मोनो हेलो एल्केन। अगर 2 हेलोजन एटम अटैच हैं, अगर कहानी कुछ ये है, देखिए मैं यहां पर बता देता हूं, CH2X सिंगल बॉन्ड CH2X, देखिए ये 2 हेलोजन एटम अटैच है, ये 2 हेलोजन एटम अटैच है। तो अलग अलग कार्बन पर 2 हेलोजन एटम अटैच है। अगर या तो ये होता, इसको भी डाई ही कहेंगे, या फिर एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन अटैच होते। देखो जरा, यहाँ CH3 होता, फिर तब उस समय सिंगल बॉन्ड CH होता और X2 होता। एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन अटैच है, ये भी डाई हैलाइड है, डाई हेलो एल्केन है। और एक ही 2 अलग अलग कार्बन पर हेलोजन अटैच है, ये भी डाई हैलाइड है। पर इसमें थोड़ा सा अंतर है, यहां से भी क्वेश्चन आया, इसलिए मैंने यहां बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये जो आप देख पा रहे हैं, एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन अटैच है, यानी कि वो फॉर्म है जेमिनल। तो शॉर्ट में इसको जेम भी कह सकते हैं। शॉर्ट में दोबारा ध्यान रखना, एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन अटैच है, इसका मतलब वो जेमिनल है। और अगर अलग अलग कार्बन पर 2 हेलोजन अटैच हैं, पड़ोस में, नियरली, तो पास में, तो उसे हम कहते हैं वेसिनल। इस तरीके से हम कहते हैं जेमिनल वेसिनल। बहुत बार क्वेश्चन आया, जेमिनल डाइहेलाइड कौन सा होता है, वेसिनल डाइहेलाइड कौन सा होता है। जेमिनल डाइहेलाइड वो होता है जब एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन एटम अटैच हो, और वेसिनल डाइहेलाइड वो होता है जब अलग अलग कार्बन पर, उसके नजदीक वाले दोनों कार्बन पर अलग अलग हेलोजन अटैच हो। इस तरीके से पढ़ सकते हैं। ये तो हो जाएगा मोनो हेलो एल्केन। इस प्रकार के हेलो एल्केन जो जिनमें केवल एक हेलोजन एटम अटैच होता है वो मोनो हेलोजन एटम कहलाते हैं। इस प्रकार के हेलोजन
जिनमें दो हेलोजन एटम अटैच होते हैं, या तो वो एक ही कार्बन पर हो सकते हैं या वो अलग अलग कार्बन पर हो सकते हैं। अगर वो एक ही कार्बन पर अटैच हैं तो वो जेमिनल है, वो अगर अलग अलग कार्बन पर अटैच हैं तो वो वेजिनल है। तो इसे हम कहते हैं, इन दोनों को ही हम डाई हैलाइड को कहते हैं। अगर मैं बात करूं ट्राई हैलो एल्केन की बात करूं, तो अब एक इस प्रकार के हैलोजन जिनमें कम से कम 3 हैलोजन, इस प्रकार के कंपाउंड या इस प्रकार के हैलो एल्केन जिनमें 3 हैलोजन एटम अटैच हैं, उसे हम कहते हैं ट्राई हैलो एल्केन। इस तरीके से पढ़ा सकता हूँ बेटा, CH सिंगल बॉन्ड X और CH2X। तो देखो 3 हैलोजन इसमें अटैच है। तो कितने हैलोजन अटैच है? एक हैलोजन अटैच है तो मोनो हैलो एल्केन है, 2 हैं तो डाई है, 3 है तो ट्राई है, 4 है तो टेट्रा है, 5 है तो पेंटा है। इस तरीके से, और ज्यादा है तो पॉली है। तो इस तरीके से हम डाई ट्राई टेट्रा हम काउंट कर सकते हैं। मोनो हैलो एल्केन क्या होते हैं, डाई हैलो एल्केन क्या होते हैं, ट्राई हैलो एल्केन क्या होते हैं। तो ये यहाँ से क्वेश्चन कभी नहीं आया है, जहाँ तक मुझे अनुमान है 15-16 साल में यहाँ से क्वेश्चन कोई नहीं आया कि मोनो हैलो एल्केन क्या होते हैं, डाई हैलो एल्केन क्या होते हैं, ट्राई हैलो एल्केन क्या होते हैं। पर एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा गया, जेमिनल क्या होता है और वेसिनल फॉर्म क्या होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन आया है, इसीलिए मैंने ये पढ़ा दिया आपको। बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। इस चैप्टर का एक एक पार्ट का मैं एनालिसिस करूंगा और आपको एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, ताकि वो हर चीज़ आपको समझ में आए। जो आपसे छूट जाती है, जिससे आप डरते हैं, वो बिल्कुल डरना नहीं है। उस डर को ख़त्म करने के लिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिएगा, ये तो बात हो गई ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, यानी हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर क्लासिफिकेशन हैलो एल्केन का किस प्रकार से किया जाता है, वो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा पार्ट है इसका, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसको खत्म करने के बाद तो क्लासिफिकेशन यहाँ खत्म हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बस ये टॉपिक पढ़ाने के बाद में इस वीडियो को मैं यही स्टॉप करूँगा। फिर आप लोग बारी बारी से अच्छे से इसको देखिएगा, समझ में आपको क्लियर आ जाएगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन और हैलो एरीन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, ये मैंने खत्म कर दिया है। आपको अब करना है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा पार्ट इसका है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। चलिएगा, मोनो डाई ट्राई में कुछ नहीं है। मोनो का मतलब एक हैलोजन, डाई का मतलब 2 हैलोजन, ट्राई का मतलब 3 हैलोजन। बस एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसे हैलो एल्केन जिनमें केवल एक हैलोजन होता है, वो मोनो हैलो एल्केन कहलाते हैं। जिनमें 2 होते हैं वो डाई कहलाते हैं, जिनमें 3 होते हैं वो ट्राई हैलो एल्केन कहलाते हैं। अब दूसरी बात, दूसरा पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मैं यहाँ से मिटा देता हूँ उसको, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ऊपर वाला की हेडिंग मिटा देता हूँ, ये तो आपने लिख लिया होगा, ये पूरा ही मिटा देता। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यहां से क्वेश्चन बहुत आता है। वो पहला था, वो तो बस जेमिनल वेसिनल वाली बात आती है, वहां से कोई कुछ क्वेश्चन आया ही नहीं है। अब जब ये मैं पढ़ाऊंगा तो यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि संकरण, हिंदी में कहते हैं बेटा संकरण। संकरण के आधार पर हैलो एल्केन और हैलो एरीन को कितने भागों में बांटा गया है, वो आप देखिएगा। मैं यहाँ एक चार्ट बना देता हूँ, ये आप एक चार्ट बना लीजिए। ये आप बना लीजिएगा एक चार्ट। मैं इसको यहाँ से करता हूँ, क्योंकि इधर पार्ट कम है, इधर थोड़ा ज़्यादा। ये और 3 पार्ट हैं इधर मैं 2 हिस्से में बना देता हूँ। 2 ये में चाहिए, ज़्यादा में चाहिए, ये आप देखिए। अब आपको अच्छी तरह पता है हैलो एल्केन में संकरण sp3 था और हैलो एरीन में हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण sp2 था। तो ये कहानी जो 3 पार्ट है, मैं sp3 की बात कर रहा हूँ, ये sp3 का हिस्सा है। ये से मैं बात कर रहा हूँ sp2 की बात कर रहा हूँ, यानी कि ये हैलो एरीन की बात होगी 2 पार्ट, ये हैलो एल्केन की बात होगी ये 3 पार्ट। हैलो एल्केन को 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग हैं? एल्किल हैलाइड, पहला ALKYL एल्काइल हैलाइड, पहला तो है ये एल्काइल हैलाइड। दूसरा है एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक
हैलाइड, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हैलाइड यहाँ लिख देता हूँ। तीसरा इसका भाग है बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। इसमें है विनाइल हैलाइड, और एरिल हैलाइड। इस तरीके से तीन, यानी तीन ये रहे, दो ये रहे, 5 को आपको डिटेल में समझना है। समझ जाओगे तो सारा का सारा मसला खत्म हो जाएगा, सारी की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। बस समझने की कोशिश करना। चलिएगा, मैं बात करता हूं एल्किल हैलाइड, यानी कि sp3 हाइड्रोजन वाली बात कर रहा हूं। तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन जिनमें R सिंगल बॉन्ड X समूह उपस्थित होता है, वो एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। R सिंगल बॉन्ड X, यानी कि एक हैलोजन एटम अटैच होगा एल्किल के साथ में, उसे हम कहते हैं एल्किल हैलाइड। यानी कि एल्केन से, एल्केन का जो पार्ट है, जो मैंने सबसे पहले पढ़ाया था, हेलो एल्केन जब मैंने बनाया था, एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम को निकाल दें आप, एक हेलोजन एटम आप अटैच कर दें, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो हेलो एल्केन जाता है। हेलो एल्केन को हम एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। वही बात हमारे पास है। तो ये तो कहानी है एल्किल हैलाइड। डायरेक्ट हेलोजन एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा। अब एल्किल की बात में बता दूं, थोड़ा सा एल्किल की बात में बता दूं। एल्किल को हम जहां भी R बड़ा है, जैसे मैंने हेलोजन की बात बताई, X जहां आएगा वहां Cl Br IF हो सकता है। जहां पर R की बात होगी, यानी एल्किल की बात होगी, वहां पर होगा CH3 से स्टार्ट करेंगे आप, वो एल्किल है। कार्बन एक बढ़ा दीजिए, हाइड्रोजन दो बढ़ा दीजिए, यानी C2H5 ये भी R है, C3H7 ये भी R है, C4H9 ये भी R है। यानी कि ये CH3 आप ध्यान रखना, स्टार्टिंग वर्ड CH3 है एल्किल का। इसका फॉर्मूला CnH2n+1 होता है। एल्केन से एक वर्ग कम होता है H। एल्केन में CH4 होता है, जबकि एल्किल में एक H कम होता है। तो पहला कंपाउंड एल्किल का CH3 हमारे पास आ गया। दूसरा कार्बन एक बढ़ा दो, हाइड्रोजन को दो बढ़ा दो, दूसरा आ जाएगा। तीसरा चौथा इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जहां भी R वर्ड आएगा इसका मतलब वो एल्किल की बात कर रहा है, जहां भी X वर्ड आएगा इसका मतलब हेलोजन की बात कर रहा है, बस और कुछ नहीं कर रहा है। चलिएगा, तो हेलोजन एल्किल हैलाइड समझ में आ गया आपको। हेलोजन एटम डायरेक्टली जुड़ा हुआ एल्किल के साथ में, तब उसे हम कहेंगे एल्किल हैलाइड। अब बात आती है एलाइलिक हैलाइड क्या होता है। यहां पर समझ लेना बेटा, एलाइलिक हैलाइड क्या होता है। हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होगा वो कार्बन तो होगा sp3 हाइब्रिडाइज, लेकिन ये जो कार्बन होगा ये कार्बन होगा sp2 हाइब्रिडाइज। ध्यान देना, दोबारा सुनिएगा, मैं दोबारा से मिटा रहा हूं। हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होगा वो तो होगा sp3। ये जो कार्बन एटम है जो sp3 वाला है, ये जो अटैच होगा वो होगा sp2 से, नहीं डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, यहाँ एक कार्बन फिर लगाना पड़ेगा। कुल मिलाकर के बात ये है, आप उल्टा पढ़ना चाहे तो उल्टा पढ़ लें। डबल बॉन्ड कार्बन वाला जो कंपाउंड होगा वो एक ऐसे कंपाउंड जुड़ा हुआ होगा जो केवल सिंगल बॉन्ड द्वारा अटैच होगा। दोबारा सुनिए, हेलोजन एटम एक ऐसे कार्बन से अटैच होगा जो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। अब देखो sp3 कैसे है ये, तो यहाँ पर एक H आ जाएगा, यहाँ पर एक H, तो sp3 नहीं है। कितने एटम अटैच है इसके, 1 2 3 4, तो sp3 है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने H आएंगे, एक H, 1 2 3 4 है, एक ही H आएगा। यहाँ पर देखो 1 2 2 H आ जाएंगे हमारे पास, एक में H यहाँ लगा दूं और एक में H यहाँ। तो हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है, ये तो देखो ये तो sp3 है, ठीक है, लेकिन इसके बाद बराबर वाला ये sp2 है और ये भी sp2 ही है, देखो जहां दिखाई दे रहा होगा। तो उसे हम कहते हैं एलाइलिक हैलाइड। हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है वो तो sp3 होना चाहिए, लेकिन उसके जो sp3 वाला कार्बन है वो sp2 वाले से अटैच होना चाहिए, तो वो कहानी एलाइलिक हैलाइड की लगेगी। अब आ जाओ बेंजाइलिक हैलाइड में। हेलोजन एटम
जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन बेंजीन रिंग से अटैच होना चाहिए डायरेक्टली, इस तरीके उसे हम कहते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। यानी हैलोजन आइटम जिस कार्बन अटैच है वो तो sp3 है, और ये कार्बन जिससे अटैच है वो sp2 है, ये वाला कार्बन sp2 होता है, उसे हम कहते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। ध्यान रखना, इसमें रिंग आ रही है, इसमें रिंग नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इसमें भी है लेकिन रिंग में। दोबारा से समझिए, हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है वो तो sp3 है, लेकिन उसके बराबर वाला कार्बन sp2 होगा। यहाँ पे देखो, हैलोजन एटम जिस कार्बन में अटैच है वो तो sp3 है, लेकिन जो ये कार्बन जिससे अटैच है वो रिंग है, उसमें रिंग होनी चाहिए। वो रिंग की बात आती है, वहां पर रिंग होनी चाहिए। क्लियर हो गया? विनाइलिक हैलाइड में बात करें विनाइलिक हैलाइड की। हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली sp2 वाला होना चाहिए, डायरेक्टली। इसको मैं बैलेंस कर लेता हूं, आपको एक कैसे जाएगा, ये विनाइल हैलाइड, ये तो होगी विनाइल हैलाइड। अब बात करते हैं एल हैलाइड की। हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली रिंग से अटैच होना चाहिए, देखिए ये है विनाइल, इस तरीके से। क्लियर हो गया? एक बार और समझ लो, मैं अच्छी तरह बता देता हूँ, एक बार और थोड़ा सा और माथा पच्ची कर लो, मैं ऊपर बनाता हूँ। देखो, जितना समझना, ये समझना बहुत जरूरी है, समझ में आ जाएगा तो तभी नहीं भूलोगे, यहाँ से क्वेश्चन आता भी है इस तरीके से। एल्किल हैलाइड के बाद डायरेक्टली हैलोजन अटैच होगा एल्किल के साथ में, ये तो कहानी ज्यादा है नहीं है। इसमें देखो, हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है वो तो sp3 होना चाहिए, ये तो sp3 होना चाहिए, और ये वाला कार्बन ऐसे कार्बन से अटैच होना चाहिए जो sp2 हो, यानी इस पर डबल बॉन्ड हो। यहां पर एक कार्बन लगाना पड़ेगा, इस पर हैलोजन एटम ऐसे कार्बन से अटैच होना चाहिए जो sp3 हो, लेकिन ये कार्बन डायरेक्ट रिंग से जुड़ा होना चाहिए। ये sp3 है, पूरा sp3 है नहीं भाई, एक एच यहां जाएगा और एक एच यहां जाएगा, जब ये चार वैलेंसी इसकी पूरी होगी। यहां पर देखो आप sp3, और ये आप तो क्लियर हो जाए, हैलोजन एटम ऐसे कार्बन से अटैच है जो sp2 होना चाहिए डायरेक्टली। क्लियर? इसमें क्या है, हैलोजन एटम डायरेक्टली रिंग से अटैच होना चाहिए। देखो इसमें कितना अंतर, थोड़ा सा अंतर दो, इसमें हैलोजन एटम डायरेक्टली रिंग से है, इसमें हैलोजन एटम डायरेक्टली रिंग से नहीं है, पहले कार्बन से अटैच है उसके बाद रिंग से अटैच है, इतना अंतर है दोनों के बीच में। हैलोजन एटम कार्बन से अटैच है उसके बाद में रिंग से अटैच है, यहां पर डायरेक्टली रिंग से अटैच है। तो ये सारी बात है, एक एक बार उसको समझ लीजिएगा। सारा क्लासिफिकेशन मैंने तुम्हें समझा दिया है, एलैलिक क्या होता है, बेंजाइलिक क्या होता है, एल्किल क्या होता है, हैलाइड क्या होता है, सारा का सारा डिटेल मैंने बता दिया है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहता, आज केवल क्लासिफिकेशन मैंने करा दिया है, इसलिए इस चैप्टर का एक एक वर्ड, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अगर फिर भी ये क्लासिफिकेशन समझ में नहीं आया है तो एक बार कमेंट्स में जरूर लिखना। मुझे उम्मीद है जब आप इसको एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे या समझोगे या देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके साथ ही मैं अशोक वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, नई वीडियो के साथ फिर मैं आपको मिलता हूँ।